हम्म, अनुच्छेद लेखन का चौथा नियम मैंने लिखा दिया था कल आप लोगों को। फिर से आज मैं उसके बारे में चर्चा कर रही हूँ एक बार। अनुच्छेद लेखन के लिए कौन कौन से नियम होने चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए अनुच्छेद लेखन में, एक बार फिर से ध्यान से सुन लें आप लोग। अनुच्छेद लेखन को लघु निबंध भी कहा जाता है। इसमें सीमित शब्दों का प्रयोग, सुगठित कहिए या समग्र दृष्टिकोण यानी सारे दृष्टिकोण से इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छे तरह से बंधा होना चाहिए और इसमें शब्द संख्या कम होने के कारण थोड़ी सावधानी से लिखना चाहिए। इसमें शब्द संख्या यानी आपको 80 से 100 शब्दों में ही इसमें लिखना होता है, जबकि निबंध में 250 से 300, 300 से 400 तक भी लिखा जाता है, लेकिन इसमें 80 से 100 शब्द ही होते हैं। ठीक है। दूसरा है, निबंध और अनुच्छेद लेखन में मुख्य अंतर यह है कि जहां निबंध में प्रत्येक बिंदु को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाता है, वहीं अनुच्छेद लेखन में एक ही पैराग्राफ यानी एक ही परिच्छेद में प्रस्तुत विषय को सीमित रूप में लिखा जाता है। ये दूसरा मैंने नियम बताया था। तीसरा, इसके अतिरिक्त निबंध की तरह इसमें भूमिका, मध्य भाग एवं उपसंहार जैसा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें न तो भूमिका लिखने की जरूरत है, न मध्य में इसके बारे में लिखना है विषय वस्तु, और न ही उसका उपसंहार लिखना है। किसमें, किस चीज में बताइए? अनुच्छेद लेखन में। हाँ, अनुच्छेद लेखन में जैसे आपका जो संकेत बिंदु दिया रहता है प्रश्न पत्र में, उसी संकेत बिंदु को आधार बनाकर अब सपोज कीजिए कि 80 से 100 शब्द में आपको लिखना है। ठीक है। तो 80 से 100 शब्द में और 4 संकेत बिंदु दिया गया है। अब आपको यह तय करना है कि पहले संकेत बिंदु में हमको 2 पंक्ति लिखना है, दूसरे में 3 पंक्ति लिखना है, कि फिर तीसरे वाले में 4 पंक्ति लिखना। ऐसे करके हमको 10 पंक्ति लिखना है, 10 से 12 पंक्ति, जो कि आपका 80 से 100 शब्द हो जाएगा। ठीक है। तो 80 से 100 शब्द जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि पहली पंक्ति के शब्दों को काउंट कर लिया जाता है। मान लीजिए पहली पंक्ति में आपके 8 शब्द हैं और उसके बाद टोटल पंक्ति को गिन लिया जाता है कि 1 2 3 4 5 6 7 आपने जो लिखा, और 10 पंक्ति है। मान लीजिए 10 पंक्ति है या 12 पंक्ति, और प्रत्येक पंक्ति में 8 शब्द हैं, तो कितने हो गए? मल्टीप्लाई 12 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 8 से। तो इस तरह से शब्द काउंट किया जाता है, एक एक शब्द को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है। तो 80 से 100, 80 से 100 का मतलब होता है 80 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, लेकिन उससे 1-2 शब्द ज़्यादा चल सकता है। लेकिन अब 100 की जगह आप 110 लिख रहे हैं, 120 लिख रहे हैं, शब्द 125 लिख रहे हैं, ये सोच करके चलो थोड़ा बड़ा ही हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं बच्चों, ये वेस्टेज ऑफ टाइम आपका होता है। 3 घंटे में ही आपको 80 नंबर के क्वेश्चन पेपर करने होते हैं, इसलिए। और फिर उसके बाद 5 मिनट आपको, 3 घंटे में आप कहिए कि 2 घंटे 55 मिनट आपको लेखन कार्य में जाता है, या 2 घंटे 50 मिनट, 10 मिनट तो आपको रखना चाहिए कॉपी को जमा करने से पहले पढ़ने के लिए, हमेशा याद रखेंगे। तो खासकर क्वेश्चन, ग्रामर पोर्शन, क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन, ये सारे एक बार फिर से रिवीजन करके ही कॉपी को जमा करना चाहिए। तो इसलिए अननेसेसरी, अनावश्यक लेखन नहीं करेंगे। ठीक है। जो शब्द सीमा दिया हुआ है उसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो अब यहाँ जो संकेत बिंदु दिया गया है उसको आपको लिखना है और बिना पैराग्राफ परिवर्तित किए एक ही पैराग्राफ में आपको शुरू करना है और अंत में खत्म कर देना है। और बीच बीच में जो संकेत बिंदु है उस संकेत बिंदुओं को आधार बना के आपको उसके बारे में लिखना है, लेकिन ये नहीं कि पहला संकेत बिंदु खत्म हुआ चलो दूसरा संकेत बिंदु लिखने के लिए हम पैराग्राफ चेंज करें, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। अब मान लीजिए बीच में ही आपकी पंक्ति खत्म हो गई, पहला संकेत बिंदु खत्म हो गया, आपको दूसरा संकेत बिंदु ठीक पूर्ण विराम के बगल से शुरू कर देना होगा। बात आ रही है समझ में? हाँ, सबको समझ में आ रही है मेरी बात? हेलो। हाँ, ये नहीं कि अब संकेत बिंदु खत्म हो गया बीच में पहला, तो अब हम दूसरा ठीक उसके नीचे से शुरू करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। पैराग्राफ नहीं परिवर्तित करना है किसी भी हाल में नहीं। जहाँ पैराग्राफ आपका परिवर्तित होगा परिच्छेद, आपका अंक कट जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर चौथा कल मैंने बताया था
कि यदि परीक्षा में अनुच्छेद लेखन के लिए संकेत बिंदु दिए गए हैं तो सबसे पहले उन बिंदुओं को समझ लेना चाहिए, यानी कौन से बिंदु दिए गए हैं, कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं और हमको किस पॉइंट पर क्या लिखना है, ये पहले आपको सोच लेना होगा और फिर उन्हीं बिंदुओं के आधार पर विषय को स्पष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखिए नेक्स्ट 5 नंबर का। 4 तक कल मैंने लिखाया था। 5वां अनुच्छेद लेखन में, 5वां पॉइंट लिखिए, अनुच्छेद लेखन में उदाहरण लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद लेखन में उदाहरण लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी आप किसी चीज का उदाहरण जैसे देते हैं ना, लेकिन अनुच्छेद में उदाहरण लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अनुच्छेद लेखन में उदाहरण लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पूर्ण विराम, जरूरत होने पर पूर्ण विराम के बाद कोई आवश्यकता नहीं होती। पूर्ण विराम, जरूरत होने पर उनकी ओर संकेत कर देना ही पर्याप्त होता है। विकास कुमार माइक ऑफ, अपना वीडियो ऑफ करो। विकास कुमार रोल नंबर 79I, अपना वीडियो ऑफ करो। विकास कुमार काफी उद्दंड विद्यार्थी लगता है ये। जरूरत पड़ने पर क्या लिखे? जरूरत पड़ने, उनकी ओर संकेत कर देना काफी होता है। जरूरत पड़ने पर या होने पर उनकी ओर संकेत कर देना काफी होता है। अब जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे परोपकार, या परोपकार पर लिखना है। मान लीजिए कि परोपकार जो है सबसे मनुष्य के लिए आवश्यक है। मनुष्य को निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, स्वार्थ की भावना रखकर कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो मान लीजिए परोपकार से संबंधित अगर कोई आपको कोई अनुच्छेद लेखन आ गया, ठीक है, अब उसमें पॉइंट दिया हुआ है तो आपने पॉइंट का सब लिखा कि परोपकारी मनुष्य कौन होते हैं, परोपकार क्यों आवश्यक है, परोपकार से क्या फायदा होता है, ये सारी बातें आपने पॉइंट्स दिया, आपने लिखा। अब मान लीजिए आपको उदाहरण लिखना है तो परोपकारी व्यक्ति में आपको कर्ण का नाम सबसे पहले आता है, जो दानवीर कर्ण ही उनको कहा जाता है। तो अब आप पूरा कर्ण का उदाहरण लिखने के लिए कि कर्ण ने अपना कवच कुंडल सब कुछ दे दिया महाभारत के युद्ध में, ये सारी बातें लिखने की जरूरत है। सिर्फ संकेत कैसे लिखेंगे आप कि दानवीरों में या निस्वार्थ जो सेवा करने वाले लोग हैं उनमें कर्ण का नाम सबसे ऊपर है, या कर्ण का नाम सबसे अग्रणी है ना, या कर्ण को हम लोग सबसे बड़े दानवीर के रूप में जानते हैं। तो इसको कहते हैं इस तरह से संकेत मात्र। बात आई समझ में कि अब कर्ण का उदाहरण हमको देना है तो पूरी उसके बारे में नहीं लिखेंगे, सिर्फ संकेत मात्र ही दे देंगे कि जितने दानवीर हैं इस भारत देश में, जो भी दानवीर हुए उनमें कर्ण का नाम सबसे ऊपर आता है। बात आई समझ में कि संकेत कैसे दिया जाता है? हाँ हाँ, तो इसी तरह से सिर्फ संकेत दे देना ही काफी होता है। ठीक है, उसके बाद लिखिए नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट। अनुच्छेद लेखन के विषय को अनुच्छेद लेखन के विषय को इस प्रकार लिखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन के विषय को इस प्रकार लिखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन के विषय को इस प्रकार लिखना चाहिए कि, कल मैंने समझाया था कि यानी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए क ह्रस्वीकार का प्रयोग होता है, यानी क छोटी की मात्रा लिखना चाहिए कि संपूर्ण विषय 10 से 15 वाक्यों, संपूर्ण विषय 10 से 15 वाक्यों, 10 से 15 वाक्यों अथवा 10 से 15 वाक्यों अथवा 80 से 100 शब्दों में, अथवा 80 से 100 शब्दों में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए।
अथवा 80 से 100 शब्दों में, या तो 10 से 15 पंक्ति हो या तो फिर 80 से 100 शब्दों में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। उसके बाद लिखिए जहां तक संभव हो सके, नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर, जहां तक संभव हो सके, जहां तक संभव हो सके, कॉमा, वाक्यों को छोटा तथा सरल रखना चाहिए। जहां तक संभव हो सके, वाक्यों को छोटा तथा सरल रखना चाहिए। जहां तक संभव हो सके, वाक्यों को छोटा तथा सरल रखना चाहिए। नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट लिखिए विषय के सभी प्रमुख बिंदुओं का, विषय के सभी प्रमुख बिंदुओं का, विषय के सभी प्रमुख बिंदुओं का समावेश अवश्य होना चाहिए। विषय के सभी प्रमुख बिंदुओं का समावेश अवश्य होना चाहिए। विषय के सभी प्रमुख बिंदुओं का समावेश, यानी जो भी पॉइंट्स दिए रहते हैं बिंदु, उनका समावेश यानी उनके बारे में लिखना अवश्य चाहिए। ये नहीं कि 4 पॉइंट दिया हुआ परीक्षा में आप 2 पॉइंट ही लिख दिए और 2 पॉइंट छोड़ दिए, बिल्कुल नहीं। चारों पॉइंट को सीरियली लिखना होगा। ये नहीं कि मान लीजिए पहला पॉइंट दिया है, आप पहला छोड़कर दूसरा लिख दे रहे हैं, फिर दूसरा छोड़कर चौथा लिख दे रहे हैं, ऐसे नहीं, सीक्वेंस में लिखना है एकदम लाइन से। जो पॉइंट दिया हुआ है उसी पॉइंट के आधार पर और बिना पैराग्राफ परिवर्तित किए। तो विषय के सभी प्रमुख बिंदुओं का समावेश अवश्य होना चाहिए। उसके बाद लिखिए अनुच्छेद के अंत तक, नेक्स्ट पॉइंट 9 नंबर, अनुच्छेद के अंत तक, यानी अनुच्छेद लिखने के अंत तक, जैसे ही आपका अंत हो रहा है, अनुच्छेद के अंत तक विषय का निष्कर्ष, अनुच्छेद के अंत तक विषय का निष्कर्ष पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए। अनुच्छेद के अंत तक विषय का निष्कर्ष पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए। अनुच्छेद के अंत तक विषय का निष्कर्ष पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए तथा विषय से संबंधित, अनुच्छेद के अंत तक विषय का निष्कर्ष, विषय का निष्कर्ष यानी जो विषय दिया हुआ उसका क्या अंतिम निष्कर्ष निकल रहा है, यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाना चाहिए। अनुच्छेद के अंत तक विषय का निष्कर्ष, न छोटी की मात्रा, आधा मूर्धन्य स, क, फिर मूर्धन्य स पर रेफ, निष्कर्ष। अनुच्छेद के अंत तक विषय का निष्कर्ष पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए, पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए तथा विषय से संबंधित, तथा विषय से संबंधित, तथा विषय से संबंधित प्राप्त होने वाले संदेश, तथा विषय से संबंधित प्राप्त होने वाले संदेश आदि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, तथा विषय से संबंधित प्राप्त होने वाले संदेश आदि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट 10 नंबर, मुहावरों तथा लोकोक्तियों, मुहावरों, म छोटा उ का मात्रा मु, हा, व, र का रो, मुहावरों तथा लोकोक्तियों, लौकार, कौकार, आधा क ह्रस्वीकार, त, य ओकार अनुस्वार, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद को
शक्ति प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद को शक्ति प्रदान करता है तथा भाव को भावों, भ अगर भा और में ओ की मात्रा अनुस्वार, तथा भावों को प्रभावशाली बनाता है, तथा भावों को प्रभावशाली बनाता है। आप मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं अनुच्छेद लेखन में, लेकिन सिर्फ उदाहरण का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसका संकेत बिंदु मात्र दे सकते हैं। तो ये 10 आपके पॉइंट्स हो गए अनुच्छेद लेखन के लिए। इसको ध्यान में रखते हुए आपको अनुच्छेद लेखन लिखना होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि अनुच्छेद लेखन में कैसे पॉइंट दिया रहता है। ठीक है, जैसे दिया हुआ है, सबसे पहले एक उदाहरण मैं बता रही हूँ। प्रदूषण से निजात, ये एक उदाहरण तुम लोग को मैं पढ़ के सुना रही हूँ। टॉपिक है प्रदूषण से निजात, और डॉट देकर लिखा है कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन, सबसे पहले शब्दार्थ बताइए, निजात का क्या अर्थ होता है? निजात, न हर्षिकार ज्वाकार त, निजात। निजात का अर्थ क्या होता है? कोई बच्चा बताए मुझे, क्योंकि जब तक आपको शब्द का अर्थ नहीं पता होगा आप नहीं लिख पाएंगे। निजात का अर्थ नहीं पता है? हाँ, निजात का अर्थ होता है मुक्ति। प्रदूषण से निजात यानी प्रदूषण से मुक्ति। निजात अर्थात मुक्ति, समझ में आया? हाँ, और इसके प्रदूषण से निजात यानी प्रदूषण से मुक्ति, इसका सबसे पॉइंट देकर लिखा है किस प्रदूषण से मुक्ति पाने की बात यहाँ की जा रही है? कचरा प्रबंधन। कचरा, गार्बेज जो हमारे घरों से निकलता है प्रतिदिन, समझ रहे हो? हाँ, हेलो, हम लोगों के घर से जो कचरा निकलता है, तो एक घर से आप देखिए प्रतिदिन कितना कचरा निकलता है। कम से कम एक आपका बड़ा सा डस्टबिन जो है वो तो भर ही जाता है। तो नहीं भी भरता हो तो आधा तो जरूर हो जाता है एक दिन में। इतनी करोड़ की आबादी है हमारे समाज में, इतने सारे लोग हैं। अब सोचिए हमारे समाज में और देश में इतना 1 करोड़ 135 करोड़ जो आबादी है, इतने सारे लोगों का के घर का जो कचरा निकलता है प्रतिदिन, कितना टन निकलता है कचरा, उससे भला मुक्ति कैसे पाई जाए, उससे छुटकारा कैसे हो? निजात यानी छुटकारा या मुक्ति। तो उसके लिए यहाँ पर संकेत बिंदु दिया हुआ है, 3 संकेत बिंदु दिया गया है। पहला है कचरे की वर्तमान स्थिति, दूसरा पॉइंट है कचरा प्रबंधन की आवश्यकता, और तीसरा पॉइंट है कचरे का दुष्प्रभाव। यानी पहला है कि कचरे की वर्तमान स्थिति, यानी अभी के समय में हमारे देश में कितना टन कचरा प्रतिदिन निकलता है एक शहर से। तो इतने सारे शहर हैं हमारे भारत देश में, इतने सारे राज्य हैं, इतने राज्यों में इतने सारे जिले हैं, इतने सारे घर हैं, इतनी आबादी है। तो अभी हमारे देश में फिलहाल कचरे की वर्तमान स्थिति क्या है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कचरा प्रबंधन की आवश्यकता। अब ये जो कचरा प्रतिदिन निकल रहा है, इसका क्या उपाय किया जाए, इसका प्रबंधन यानी इसका मैनेजमेंट, इसको कैसे किया जाए मैनेज, कि ये कचरा जो है लोगों के जीवन में पूरी तरह किसी तरह से बीमारी ना पैदा करे, क्योंकि रोज निकलने वाले कचरा सड़कर बदबू पैदा करता है लोगों से। इससे बहुत मक्खियाँ, मच्छर, ये सारे तरह तरह के कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। तो ये न हो, क्योंकि ये पैदा होंगे तो लोग जो है बीमार होंगे, तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी समाज में। और तीसरा कचरे का दुष्प्रभाव, और इसका क्या दुष्प्रभाव होता है जलवायु में, वातावरण में कैसे परिवर्तित हो जाता है, कैसे ये प्रभावित करता है। तो इस तरह से इसी तीनों पॉइंट्स को आधार बना के हमको इसका निबंध, इसका ये लिखना है अनुच्छेद। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट किस तरह से दिया हुआ है। आप लोग देखिएगा कि किसी भी पुस्तक में अगर पैराग्राफ परिवर्तित किया हुआ है तो आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। ये नहीं कि हाँ इस पुस्तक में तो पैराग्राफ चेंज किया तो हम लोग इसको ध्यान में रखें, बिल्कुल नहीं। पैराग्राफ किसी भी हाल में परिवर्तित नहीं करना है, मैं बार बार बता रही हूँ। तो पहला है कि कचरे की वर्तमान स्थिति।
तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत के शहरों से करीब 1.60 लाख मीट्रिक टन ठोस कचरा रोज निकलता है। कचरे से रिस कर, यानी उसमें से रिसना यानी क्या होता है, धीरे धीरे उसमें से कोई चीज लिक्विड पदार्थ का निकलना, जहरीला रसायन जमीन, हवा और पानी को दूषित कर रहा है तथा इनके पास रहने वाली आबादी अनेक गंभीर बीमारियों जैसे मलेरिया, टीबी, दमा एवं चर्म रोगों से पीड़ित है। ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की समस्या से हर छोटे बड़े शहर एवं महानगर जूझ रहे हैं, और ये समस्या सिर्फ एक शहर की नहीं है। ठोस कचरा भी होता है और तरल कचरा भी होता है। जैसे तरल कचरा, जैसे कहीं नाली में जाकर लोग घर का जो पानी है, गंदा पानी, नालियों का पानी, ये सब तरल में आता है। और ठोस कचरा जैसे घर से निकलने वाला गंदगी जो है, ये सब। तो इससे एक शहर नहीं बल्कि हर शहर और हर महानगर इस समस्या से ग्रसित है। अब दूसरा पॉइंट है कचरा प्रबंधन की आवश्यकता। कचरे के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। दूसरे पॉइंट को कैसे लिखा गया है कि कचरे के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है और यह जलवायु परिवर्तन के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। कचरे का सही प्रबंधन करके इससे 27,000 करोड़ की खाद पैदा की जा सकती है। इससे 45 लाख एकड़ बंजर जमीन को उपजाऊ खेतों में बदला जा सकता है तथा 50 लाख टन अतिरिक्त अनाज पैदा करने की क्षमता प्राप्त की जा सकती है। यानी ये कचरे से इतने सारे अचीवमेंट, यानी इतनी सारी चीज़ों की प्राप्ति की जा सकती है। इससे खाद, बायोगैस एवं बिजली बनाई जा सकती है। इतनी सारी चीज़ें। सबसे पहले 27,000 करोड़ की खाद पैदा की जा सकती है कचरे से, जिससे 45 लाख एकड़ बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया जा सकता है। 50 लाख टन अतिरिक्त अनाज पैदा किया जा सकता है और इससे खाद, बायोगैस और बिजली, इतनी सारी चीज़ों की प्राप्ति हमारी हो सकती है इस कचरे से। उसके बाद अंतिम है कि कचरे का दुष्प्रभाव, कचरे का दुष्प्रभाव। और फिर अंतिम है पॉइंट कि कचरा प्रबंधन की आवश्यकता। कचरा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? कचरा प्रबंधन के लिए वर्ष 2000 में ठोस कचरा नीति बनाई गई, लेकिन इसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया जा सका। यानी इम्प्लीमेंटेशन, यानी क्रियान्वयन, यानी इसका क्रियान्वित, यानी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। नियम बना दिया गया लेकिन नियम को लागू नहीं किया गया। आज इसे अत्यधिक कारगर ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता है। आज सरकार और समाज के सभी लोगों का दायित्व बनता है कि हमारे घर से निकलने वाला कचरा, हमारे शहर में निकलने वाला जो कचरा है, किस तरह से इस कचरे का उपयोग किया जाए। तो इस तरह से जो पॉइंट रहता है बच्चों, इसी पॉइंट को आधार बनाकर लिखना होता है अनुच्छेद में, ठीक है, और बिना पैराग्राफ परिवर्तित किए। समझ में आ गया सबको? हाँ, हेलो। अब मैं आप लोगों को दे रही हूँ इससे संबंधित प्रश्न। सब लोग प्रश्न लिखें, सब लोग प्रश्न लिखें। अनुच्छेद लेखन जो मैं दे रही हूँ उसको सबसे पहले ऊपर लिखिए। दिए गए विषय पर 80 से 100 शब्दों में, दिए गए विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखें। दिए गए विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखें। ब्रैकेट में लिख लो 6 अंक, अंक याद रखेंगे, 6 नंबर का है ये। चलिए लिखिए। पहला, नंबर 1, व्यायाम। व्यायाम का क्या अर्थ होता है बताइए? व्यायाम, योगा, योग, कसरत, एक्सरसाइज, बहुत सारी उसकी जानकारी है, उसके बारे में आप लोगों को। व्यायाम, एक्सरसाइज कहिए, योग कहिए, कसरत कहिए। तो लिखिए व्यायाम, आधा व, य आकार म, व्यायाम। 2 डॉट देकर उसके बगल में लिखिए सुख का आधार। व्यायाम सुख का आधार, व्यायाम सुख का आधार।
ठीक है। व्यायाम सुख का आधार, ठीक है। व्यायाम सुख का आधार। लिखे संकेत बिंदु, संकेत बिंदु, संकेत बिंदु लिख कर लिखिए। नंबर 1, संकेत बिंदु में नंबर 1, व्यायाम का अर्थ। व्यायाम सुख का आधार, ये हो गया संकेत बिंदु लिखकर। नंबर 1, व्यायाम का अर्थ, व्यायाम का अर्थ। दूसरा पॉइंट लिखिए नंबर 2, व्यायाम के प्रकार। व्यायाम के, व्यायाम के, व्यायाम के प्रकार। व्यायाम का अर्थ, व्यायाम का प्रकार के प्रकार। और तीसरा पॉइंट, स्वास्थ्य पर प्रभाव। देखिए, व्यायाम का अर्थ, व्यायाम के प्रकार, और तीसरा स्वास्थ्य पर प्रभाव। आधा दंत स व आकार, फिर आधा दंत स थ भी आधा ही होगा, यह स्वास्थ्य, स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो स्वास्थ्य को उच्चारित कैसे करेंगे? हिज्जे के साथ। दंत स व संयुक्त, आकार, दंत स थ संयुक्त, यह स्वास्थ्य पर प्रभाव। और चौथा पॉइंट, मानसिक उत्साह। मानसिक उत्साह, मान दंत स छोटी की मात्रा, क मानसिक उत्साह। लिख लिए? हाँ, उत्साह, छोटा ऊ, आधा त, दंत त आकार ह। ठीक है। एक दूसरा और है, 2 दे रही हूं, दोनों लिखना है आप लोगों को। चलिए लिखिए। दूसरा विषय है उठती इमारतें। उठती, छोटा ऊ, ठ त बड़ी की मात्रा, उठती इमारतें। छोटी ई, मोआकार मा, र, त एकार अनुस्वार। उठती इमारतें, कौमा, घटती भावनाएं। उठती इमारतें, कौमा, घटती भावनाएं। इसका अर्थ समझ में आया बच्चों? इस विषय का, ये जो मैंने आप लोगों को दिया, इसका अर्थ क्या समझ में आया? उठती इमारतें, उठती इमारतें, इसका तात्पर्य है कि रोज नए निर्माण हो रहे हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे शहरों में, और भावनाएं घटती जा रही हैं। लोग नए नए मकान बना रहे हैं, नए नए अपार्टमेंट बना रहे हैं, नए नए घर बना रहे हैं, लेकिन मनुष्य की, मानवीयता, मनुष्य की मनुष्यता, ये सारी जो भावनाएं हैं, दूसरे की परोपकार करने की भावना, दूसरे को निस्वार्थ रूप से सेवा करने की भावना, दूसरे के कष्ट में जाकर खड़े होने की भावना, दूसरे के दुख में जाकर उनकी मदद करने की, यानी जो भावनाएं हैं एक मनुष्य को जो पूर्ण रूप से मनुष्य बनाती है, वे सारी भावनाएं धीरे धीरे घट रही हैं और समाप्त हो रही हैं। तो इससे संबंधित उठती इमारतें, कौमा, घटती भावनाएं, यानी इमारत बड़ी हो रही है, बनती जा रही हैं, और लोगों की भावनाएं जो है वो समाप्त होती जा रही हैं। तो पहला संकेत बिंदु, अब संकेत बिंदु लिखिए। संकेत बिंदु लिखकर नंबर 1, संकेत बिंदु लिखिए नंबर 1, शहरी निर्माण। शहरी निर्माण, शहरी निर्माण। दूसरा पॉइंट, एकाकीपन। शहरी निर्माण और दूसरा पॉइंट, एकाकीपन। देखिए, दूसरा पॉइंट, एकाकीपन। एकाकीपन का क्या अर्थ होता है? अकेलापन, अकेलापन। और विडंबना, तीसरा पॉइंट, विडंबना। तीसरा पॉइंट है विडंबना। व छोटी की मात्रा वी, ड अनुस्वार, ब न का डा, विडंबना। विडंबना यानी इसका
बुरा प्रभाव, यानी शहरों में निर्माण होते जा रहा है, लोग अकेले होते जा रहे हैं, और उसका दुष्प्रभाव, बैड इफेक्ट जिसको इंग्लिश में समझते हो ना, विडंबना, इसका क्या विडंबना हो रहा है, क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है कि लोग अकेले होते जा रहे हैं। और जब अकेले होते जा रहे हैं तो किसी तरह की कोई समस्या जब आती है तो उनको कोई देखने वाला नहीं रहता है, बीमार पड़ने पर कोई सेवा करने वाला नहीं होता है। तो इस तरह से उनका दुर्भाग्य है, ये उनकी विडंबना है। ठीक है, कि घर बना लिए बहुत बड़ा, अपार्टमेंट खरीद लिए बहुत बड़ा फ्लैट खरीद लिए, लेकिन रहने वाला कोई नहीं है, अकेला जीवन हो गया है। और इस तरह से उनकी मदद करने वाला, उनकी देखभाल करने वाला, उनके साथ भावनात्मक लगाव, उनके साथ बैठ कर बात करने वाला कोई आज के ज़माने में नहीं मिल रहा है, और इस तरह से वो अकेले होते जा रहे हैं। और विडंबना ये उनका दुर्भाग्य है कि लोग पैसे की चाहत में, है ना, धन संपत्ति अर्जित करने की चाहत में मानवीय संबंध जो है वो बिल्कुल धीरे धीरे समाप्त हो गया है। एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य, एक परिवार से दूसरा परिवार टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। तो ये है हमारे समाज की विडंबना, हमारे परिवार की विडंबना। ठीक है, बात समझ में आई सबको बच्चों? हाँ हाँ, तो लिख लोगे ये दोनों? हाँ, और और जो मैंने पॉइंट्स तुम लोग को बताया है, उस पॉइंट्स को पहले फिर से एक बार पढ़ोगे ध्यान से। ठीक है, उसके बाद इसको लिख कर रखोगे। मैं जब बोलूँगी तब आप लोग इसको भेजेंगे, ठीक है, ताकि मैं देखूँगी किसने क्या लिखा है। ओके, फिलहाल तो लिख कर रखोगे साफ साफ स्पष्ट शब्दों में, और 2 पेज में लिख कर रखोगे, एक ही पेज में एक साथ नहीं, ठीक है, 2 पेज में साफ साफ लिख कर रखोगे। ओके, बात आ गई समझ में? तो इस तरह से ये आपका अनुच्छेद लेखन समाप्त हुआ। अब मुझे कोई बताए कि अनुच्छेद लेखन के बाद दूसरा आपका राइटिंग सेक्शन में क्या है, क्या चीज है? पत्र लेखन। पत्र लेखन मैंने आप लोगों को समझा दिया था। हाँ, आप